नमस्कार। आज बात करते हैं इक्वाडोर की। एक ऐसा देश जहां एंडीज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ घने अमेज़न के जंगलों से मिलते हैं और जहां का शानदार इतिहास आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या दुनिया में कोई ऐसा देश हो सकता है जिसका नाम धरती की किसी काल्पनिक रेखा के नाम पर रखा गया हो? जी हाँ, ऐसा देश है इक्वाडोर। स्पेनिश में भूमध्य रेखा को इक्वाडोर कहते हैं और यही रेखा इस देश के ठीक बीच से होकर गुजरती है। यही इसकी पहचान है। 6,310 मीटर। ये जो नंबर दिख रहा है, ये चिम्बोराजो ज्वालामुखी की ऊंचाई है। पर असली कमाल इसकी हाइट में नहीं, कहीं और छिपा है। असल में होता क्या है कि हमारी पृथ्वी भूमध्य रेखा कर थोड़ी सी कह सकते हैं उभरी हुई है और इसी वजह से चिम्बोराजो की चोटी धरती के केंद्र से सबसे दूर का पॉइंट बन जाती है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा दूर। और बस यहीं से इस देश की असाधारण कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए, अब इक्वाडोर के अंदर की 4 अलग-अलग दुनियाओं की सैर करते हैं, जो एक दूसरे से एकदम जुदा हैं। हम सफर करेंगे ला सिएरा के पहाड़ों का, ला कोस्टा के तटीय मैदानों का, फिर जाएंगे एल ओरिएंट के अमेज़न जंगलों में और आखिर में पहुंचेंगे अनोखे गैलापागोस द्वीपों तक। शुरुआत करते हैं ला सिएरा से। इसे समझिए कि ये देश की रीढ़ की हड्डी है। एंडीज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन्हीं पहाड़ों के बीच बसी है क्विटो, जो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है। आप पहाड़ों से उतरकर जरा पश्चिम की तरफ चलें तो हम पहुंचते हैं ला कोस्टा में, यानी तटीय इलाकों में। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। घने मैंग्रोव जंगल, तेज रफ्तार नदियां और दूर दूर तक फैले शानदार समुद्र तट। और हाँ, इक्वाडोर का सबसे बड़ा शहर ग्वायाकिल, वो भी यहीं है। चलिए, अब पहाड़ों के दूसरी तरफ यानी पूरब की ओर चलते हैं और यहाँ तो मानो एक पूरी की पूरी अलग ही दुनिया है। एल ओरिएंट, ये है इक्वाडोर का अमेज़न वर्षावन, देश का सबसे बड़ा हिस्सा और शायद धरती पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली जगहों में से एक। और आखिर में वो जगह जिसका नाम ही काफी है, गैलापागोस द्वीप समूह। ये दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक अजूबों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। ये दुनिया से इतना कटा हुआ है कि ये एवोल्यूशन की मतलब विकास की एक जीती जागती लैब बन गया। यहाँ ऐसे ऐसे जीव जंतु मिलते हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा इक्वाडोर के इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इक्वाडोर का इतिहास कई बड़े मोड़ों से गुजरा है। सोचिए, हजारों साल पुरानी वाल्डीविया संस्कृति, फिर आया शक्तिशाली इंका साम्राज्य का दौर, इसके बाद स्पेनिश कब्जा, फिर 1830 में मिली आज़ादी और फिर 1967 में हुई तेल की खोज, जिसने तो मानो देश की पूरी कहानी ही बदल दी। और स्पेनिश कब्जे के खिलाफ जो प्रतिरोध हुआ, वो भी जबरदस्त था। इंका जनरल रूमिनाहुई ने तो दुश्मनों के हाथ अपनी राजधानी की दौलत लगने ही नहीं दी। उन्होंने उसे सौंपने के बजाय पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसे कहते हैं आखिरी लड़ाई। आज़ादी के बाद भी 20वीं सदी इक्वाडोर के लिए कोई आसान नहीं थी। राजनीतिक अस्थिरता, एक के बाद एक मिलिट्री कूप, देश लगातार जूझ रहा था। हाँ, एक चीज थी जिसने उस मुश्किल वक्त में इकोनॉमी को थोड़ा सहारा दिया, और वो था बनाना बूम, यानी केले का बढ़ता एक्सपोर्ट। चलिए, अब जरा इक्वाडोर के लोगों और उनकी संस्कृति को समझते हैं, जो इस देश की असली जान है। अगर आबादी पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा लोग प्रशांत तट के पास ला कोस्टा में रहते हैं, करीब 63 लाख। और दूसरी तरफ अमेज़न के विशाल जंगलों और गैलापागोस जैसे द्वीपों में आबादी ना के बराबर है। इक्वाडोर की पहचान किसी एक रंग से नहीं, बल्कि कई रंगों से मिलकर बनी है। यहाँ 14 अलग अलग स्वदेशी समुदाय हैं, एक बहुत ही वाइब्रेंट एफ्रो इक्वाडोरियन कम्युनिटी है, और फिर है मिस्टीजो लोग, जिनमें स्वदेशी और यूरोपियन दोनों विरासतें मिलती हैं। और यही देश की सबसे बड़ी आबादी भी है। और ये जो विविधता है ना, वो यहाँ के खाने में भी साफ दिखती है। कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ ताज़ा खट्टा सा सिवेचे और सीफूड मिलेगा, और वहीं अगर पहाड़ों की ठंड में पहुँच गया तो वहाँ गाढ़े गरम सूप और धीरे धीरे भुना हुआ पोर्क, जिसे हॉर्नाडो कहते हैं, आपका इंतजार कर रहा होगा। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे भूगोल किसी जगह की संस्कृति, यहाँ तक कि उसके खाने को भी आकार देता है।
तो ये तो हुई इतिहास और संस्कृति की बात, लेकिन अब आते हैं आज के इक्वाडोर पर, जो इस वक्त एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा है और गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये आंकड़े देखे, ये सच में चौंकाने वाले हैं। 2018 में प्रति 1 लाख लोगों पर हत्या की दर 6 थी और सिर्फ 5 साल में 2023 तक ये बढ़कर 47 हो गई। ये जबरदस्त उछाल ड्रग कार्टेल के बढ़ते असर की वजह से है। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को देश में आंतरिक सशस्त्र संघर्ष यानी इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की घोषणा करनी पड़ी। इस संकट से निपटने के लिए प्रेसिडेंट नोबोआ ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला, ड्रग कार्टेल के खिलाफ सेना को उतार दिया और दूसरा, इस पूरी लड़ाई को फंड करने के लिए वैट टैक्स 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। अब जरा इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ इक्वाडोर की कहानी थोड़ी पेचीदा है। साल 2000 से यहाँ की ऑफिशियल करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये कि महंगाई कंट्रोल में रहती है, जो अभी सिर्फ 1.3% के आसपास है। लेकिन नुकसान ये कि देश अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर कंट्रोल खो देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे गाड़ी तो चल रही है, पर स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं है। तो इक्वाडोर आज वाकई एक दोराहे पर है। एक तरफ उसका इतना समृद्ध इतिहास, उसकी विविध संस्कृति, और दूसरी तरफ एक बेहद मुश्किल और अनिश्चित भविष्य। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये शानदार देश आखिर कौन सा रास्ता चुनेगा।